पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा संतुलन स्थापित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे बचत और निवेश के द्वारा संतुलन प्राप्त करना, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझने के लिए हम ये समझ लें कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम होगा जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। देयर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। संतुलन वहां पर होगा जहां बचत निवेश के बराबर होगा। अब बचत निवेश के बराबर होगा, पहले हम एक शेड्यूल से समझेंगे, फिर ग्राफ से समझेंगे और फिर यह बताने की कोशिश की जाएगी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां बराबर होंगे वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। वो किस तरह से होगा उसको हम न्यूमेरिकली प्रूफ करेंगे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट से समझने के लिए हम यहां पर ले लेते हैं y, यहां हमने ले लिया C, S, I। Y का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो हमने शेड्यूल लिया था उसी को हम यहां कंटिन्यू करेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अब कंजम्पशन को हम लेंगे, क्योंकि हमने जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू 40 होगी। तो हम यहां पर C A इक्वल टू 40 लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहे। MPC हमने वहां पर लिया था 0.8 और उसके बेस पर हमने C की वैल्यू निकाली। आपको कई बार हमने सिखा दिया है, इसको यहां कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा। C की वैल्यू कैसे आई, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अब 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है और हर 100 इनकम की इंक्रीज करने पर जो कंजम्पशन है 80 बढ़ती जाएगी। तो 80 प्लस करते जाइए, 120, फिर 200, 280, फिर 360, फिर 440 और 520 हमारा कंजम्पशन आ गया। हमने ये पढ़ा है कि y इक्वल टू C प्लस S होता है। इसका मतलब हुआ y माइनस C इक्वल टू S होगा। तो y में से C की वैल्यू माइनस कर देंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां -40 -20, यहां हो गया 0, 20, 40, 60 और 80। तो सेविंग फंक्शन आ गया। एक बात और याद रखने वाली है कि जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड में हमने बोला था एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I, और I हमने यहां पर लिया था ऑटोनोमस कंजम्पशन और उसकी वैल्यू हमने रख दिया था 40। तो हम यहां 40 रख देते हैं। 40, 40, I क्या है, हमने एग्रीगेट डिमांड में बताया था। एग्रीगेट डिमांड में कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमने यहां पर जो थियरी रखी है, जॉन मिनॉर्ड किन्स ने ये माना है कि शॉर्ट टर्म में देयर विल बी ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक स्वायत्त उपभोग के बारे में बात की थी और स्वायत्त निवेश के बारे में बात की थी। स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ कि इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो प्लान इन्वेस्टमेंट है,
तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहां बराबर होगा वहां इक्विलिब्रियम होगी। तो अब आप देखिए कि 400 की इनकम पर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम इज 400, कंजम्पशन इज 360, सेविंग इज 40 एंड इन्वेस्टमेंट इज 40। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों 400 की इनकम के लेवल पर बराबर हैं। इसका मतलब होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400 बिकॉज एट दैट पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी बचत निवेश के बराबर है। इसीलिए संतुलन आय जो होगा, संतुलित आय होगा, वह 400 होगा। अब इसको अगर हम ग्राफ से बनाएं, अब यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर रख लिया है इनकम, वाई एक्सिस पर हमने रख दिया है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 है और कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट लाइन आप 40 पर खींच दीजिए, आई। सेविंग लाइन आप खींच देंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग की वैल्यू अलग अलग है, तो जीरो लेवल इनकम पर 40 माइनस 40, देन 100 इन पर 20, 200 पर 0, 300 पर 20, 400 पर 40, 500 पर 60 और 600 पर 80। तो आप इस लाइन को मिला दें, ये हो गया सेविंग लाइन, इसको लिख देंगे ई। अब आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर जो सेविंग है वो डिफरेंट है, और जो दोनों जहां एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। तो आई एंड एच इज इक्वल एट द पॉइंट ऑफ ई, यानी बचत और निवेश ई बिंदु पर बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि संतुलन आय जो होगा वह 400 होगा। यानी इसको अगर आप नाम दे तो ओ एल लेवल ऑफ इनकम इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट द पॉइंट ऑफ ई, बिकॉज एट दैट पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम न्यूमेरिकली देखें कि क्यों सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब दोनों एक बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, तो आपको ऐसे समझना होगा। हमने बोला था एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहां पर संतुलन होगा। फिर हमने बोला था कि जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा वहां पर इक्विलिब्रियम बराबर होगा। तो अब दोनों से हम समझ लेते हैं, इसको हम थोड़ा ड्रा करते हैं। अब पहले हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आई। सेविंग की वैल्यू हमने बोला था कि y माइनस सी इक्वल टू एस होता है, एस इक्वल टू आई होगा। अब एस की वैल्यू होती है, हमने बोला था कि y इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब हुआ एस y माइनस सी इक्वल टू एस। तो हमने यहां लिख दिया एस की वैल्यू y माइनस सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस ए डैश प्लस बी वाई इक्वल टू आई। अब y माइनस ए डैश माइनस बी वाई इक्वल टू आई, इसको इधर लेंगे तो y माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई। y को कॉमन ले लेंगे तो y यहां हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू ए प्लस आई। अब y इक्वल टू 1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई, ये वैल्यू आ गई सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की फार्मूले को देखें तो वहां
अगर हम इसी इक्विलिब्रियम लेवल को अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सेम हमने बोला था कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई को हमने बोला था एग्रीगेट सप्लाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू वाई। तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई, तो इसका मतलब हम सी प्लस आई लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? फिर y इक्वल टू सी की जगह हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी वाई, और i को सेम लिखेंगे। अब ये y इस बी वाई को हम इस साइड में लाएंगे तो माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई। y को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी इक्वल टू ए प्लस आई। y इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। तो आपने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से वैल्यू सेम आएगी। यहां पर भी y इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई, और यहां पर भी है y इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए प्लस आई। इसका यह मतलब हुआ कि जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहीं पर सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा, और वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी। अब दो बातें और यहां पर ध्यान रखनी है। अगर हम ये शेड्यूल को देखें तो शेड्यूल में इस इक्विलिब्रियम से पहले की सिचुएशन और इस इक्विलिब्रियम के बाद की सिचुएशन, अगर इसको ग्राफ से ड्रा करना हो तो ग्राफ में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया सेविंग, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, इनकम, यहां लिखेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों इस पॉइंट पर बराबर है, एट द पॉइंट ऑफ ई यहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। लेकिन ओ एल लेवल ऑफ इनकम से पहले अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यानी निवेश जो है बचत से ज्यादा है। और ई पॉइंट से आगे अगर हम देखें तो सेविंग इज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट यानी प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल है तो वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, संतुलन में होगी अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हमेशा संतुलन में नहीं होगी। सेविंग करने वाले अलग लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले अलग लोग हैं, यानी अर्थव्यवस्था में सिचुएशन तीन तरह की हो सकती है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो, यानी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। एक सिचुएशन हो सकती है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब होगा क्या, अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इज ए इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। अगर हम निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी यानी सर्कुलेशन में पैसे की वैल्यूम बढ़ जाती है। अगर हम सेविंग करते हैं तो सेविंग को हम लीकेज कहते हैं, रिसाव बोलते हैं, और सेविंग ज्यादा होने से अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ हो जाता है, यानी सर्कुलेशन में जो पैसा है वो कम हो जाता है। अब यहां हमें यह देखना है कि सेविंग अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज्यादा होगा तो क्या होगा। पहली सिचुएशन लेते हैं, इफ देयर इज ए ग्रेटर सेविंग इज ए ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। पहले आप सिचुएशन को लेते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। निवेश ज्यादा है और सेविंग कम है। जब निवेश ज्यादा होगा तो बाजार में अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होने से जो इन्वेंट्री स्टॉक है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी व्हेन प्लान इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन
plant saving, then there will be more demand in the economy and due to this inventory stock will decreases. यानी अर्थव्यवस्था में अगर निवेश ज्यादा है, निवेश ज्यादा होने के कारण मांग ज्यादा होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज्यादा होने से जो हमारे पास प्लान इन्वेंट्री स्टॉक है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और प्लान इन्वेंट्री स्टॉक को बढ़ाने के लिए इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था आगे की तरफ जाएगी और अल्टीमेटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे और वहां पर संतुलन में हो जाएगा. That will be autonomous adjustment in the economy. If saving is less than the investment, investment induce the producer to produce more output. To produce more output, they employ more labor, more income, which increase the overall नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. यानी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है. दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो. इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो खर्च कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं. ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. अगर अर्थव्यवस्था में बचत ज्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगा, बचत ज्यादा होना अर्थव्यवस्था से पैसे के रिसाव को व्यक्त करता है यानी डिमांड को कम कर देगा. जब अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी. इन्वेंट्री स्टॉक की जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, अपने उत्पादन को कम करेंगे और उत्पादन को कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे और अल्टीमेटली इनकम कम होगा और अर्थव्यवस्था पीछे की तरफ आएगा और वहां पर संतुलन में होगा जहां पुनः सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी और इस तरह की एडजस्टमेंट चलती रहेगी. तो हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां पर बराबर होंगे वहीं सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा. अगर आपको ग्राफ देखना है तो इस पर अगर हम इसी पे खींचें तो ये इस तरह से बनेगा. ये हो जाएगा y इक्वल टू हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई और ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहां पर एक पॉइंट पर बराबर है. उसी के नीचे अगर आप ड्रा करेंगे लाइन तो सेविंग इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर है. तो कई बार क्वेश्चन आएगा आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना और कई बार आएगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना.